मेरा नाम संजू है और मेरी उम्र 23 साल है। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और हम सिर्फ 2 भाई थे, जबकि मेरी कोई बहन नहीं थी। मेरे बड़े भैया का बिहेवियर शुरू से ही बहुत गुस्से वाला था। वह छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते थे और माता पिता का भी कोई आदर सम्मान नहीं करते थे। इस वजह से मेरे माता पिता बहुत निराश थे। उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी, मगर मैं अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करता था। बड़े भैया को मेरे माता पिता के लाड प्यार ने बिगाड़ दिया था। इस तरह एक बेटे के बिगड़ जाने से मेरे माता पिता ने मुझे अच्छे संस्कार दिए थे। मैं बिल्कुल भैया की तरह नहीं था। मेरा बिहेवियर बहुत शांत और नर्म था। मैं हर किसी से इज्जत से बात किया करता था, जबकि मेरे भैया का बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के थे। एक दिन भैया ने अचानक घर में अपनी शादी का हंगामा डाल दिया। अभी मेरे पेरेंट्स को भैया की शादी से ऐतराज था, क्योंकि भैया घर में ही अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते थे, तो फिर वह अपनी पत्नी की इज्जत कैसे करते। और मेरी माँ किसी दूसरे की बेटी को अपने बिगड़े हुए बेटे के हवाले नहीं करना चाहती थी। उन्हें डर था कि कहीं वह किसी की बेटी को लाकर उसके साथ घर में ऐसा ही व्यवहार न करें जैसा वह अपने माँ बाप के साथ करता है। लेकिन भैया ने घर में बताया था कि उन्होंने एक लड़की को पसंद किया है और जल्द ही वह उससे शादी करना चाहते हैं। भैया ने जिद पकड़ ली थी कि वह उस लड़की से शादी करना चाहते हैं। लड़की उनके ऑफिस में ही काम करती थी। भैया की जिद के आगे हार मानकर मेरे पेरेंट्स उस लड़की के घर रिश्ता लेकर चले गए थे। इस तरह मेरे भैया की शादी उनके साथ हो गई। भाभी के आ जाने के बाद भैया में काफी बदलाव आया था। वह धीरे धीरे घर में भी अच्छी तरह से हम सब लोगों के साथ रहने लगे थे। मेरे मम्मी पापा को इस बात की खुशी और साथ ही साथ तसल्ली भी हुई थी कि बहू के आ जाने से उनका बेटा काफी हद तक सुधार आ गया है। मेरे स्कूल की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। अब मेरा एडमिशन कॉलेज में होना था। मैं ज्यादातर अपनी पढ़ाई में ध्यान रखता था। घर के मामलात में ज्यादा नहीं बोलता था और न ही घर में ज्यादा ध्यान दिया करता था। इस दौरान हमारे घर में भैया भाभी के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो गए थे और एक दिन उन दोनों के बीच इतना ज्यादा झगड़ा हुआ कि भाभी भैया को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गई, तो भैया ने भी उन्हें आसानी से छोड़ दिया। उनके बीच का लड़ाई झगड़ा था, उसमें हम लोगों में से कोई भी बीच में नहीं था। मम्मी पापा ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर दोनों में से कोई भी समझने के लिए तैयार ही नहीं था। लड़ाई झगड़ा किस बात पर होता था और उस दिन भी पता नहीं किस बात पर बहस हुई थी, जो बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि भाभी घर छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला और ना ही मुझे मम्मी ने कुछ बताया। ऐसा भी नहीं था कि भैया भाभी की शादी जबरदस्ती करवाई गई थी। उन दोनों ने तो खुद अपनी पसंद की शादी की थी और वे दोनों शादी के बाद एक दूसरे के साथ खुशी से रह रहे थे। मगर जैसे ही उन दोनों की शादी को 1 साल हुआ तो उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो गए थे। मुझे तो ये बात की कुछ समझ ही नहीं आई थी कि पसंद की शादी करने के बावजूद भी वह दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे थे। बस मैं इतना जानता था कि भाभी भैया पर अलग अलग तरह के आरोप लगा रही थी। यह आरोप कैसे थे, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि उस समय मैं छोटा था। भाभी भैया से अलग होना चाहती थी तो भैया भी उनसे खुशी खुशी अलग हो गए। भाभी अपने मायके जा चुकी थी और भैया भी उन्हें डिवोर्स देकर दूसरे शहर में शिफ्टिंग करके नौकरी करने का फैसला कर चुके थे। मम्मी पापा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने किसी की सुनी। उन्होंने अपना सामान पैक किया और वह दूसरे शहर में नौकरी करने लगे और वहीं पर ही शिफ्ट हो गए। मम्मी पापा भैया की बहुत फिक्र करते थे, मगर उन्होंने फ़ोन करके मम्मी पापा को बता दिया था कि वह उनकी फिक्र ना करें। भैया वहां पर बहुत खुश है और अच्छी नौकरी कर रहे हैं और वह उनको अपनी सैलरी के कुछ पैसे भेजते रहेंगे। मैंने भी मम्मी पापा को समझाया था कि भैया कोई ना समझ नहीं है, समझदार है और शादी करने का फैसला भी उनका ही था और अपनी पत्नी से अलग होने का फैसला भी उनका ही है, इसलिए उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे माता पिता ने भी जैसे तैसे भैया के बिना रहना सीख लिया था। अब उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भैया कहाँ रहते हैं और कहाँ नहीं। लेकिन भैया कभी कभी हमारे घर पर आते जाते रहते थे और फ़ोन पर बात भी करते रहते थे और मैं भी कभी कभी भैया से बात कर लिया करता था। समय गुजरता चला गया और मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब मैं किसी अच्छी नौकरी की तलाश में था। एक दिन भैया की कॉल पापा के पास आए और फिर उन्होंने हम सभी के हाल चाल लिए। उसके बाद उन्होंने हमें एक ऐसी खबर सुनाई थी जिसे सुनकर हम सब लोग दंग रह गए थे। पापा ने भी भैया को मेरे बारे में बताया था कि मैं किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा हूं और मैं पहले किसी अच्छी कंपनी में जॉब करने के बाद एक्सपीरियंस लेना चाहता हूं, उसके बाद ही मैं सैलरी के बेस पर नौकरी करूंगा। तो भैया ने पापा की बात पर कहा कि आप संजू को मेरी जगह मेरी पोस्ट पर भेज दो, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस के सिलसिले में हमारी कंपनी की टीम के साथ अमेरिका जा रहा हूँ, इसलिए अगर संजू चाहे तो मेरी जगह मेरी कंपनी में काम कर सकता है।
मुझे वहां से आने में लगभग 3-4 महीने लग जाएंगे। और इतने दिनों में तो संजू को आराम से जॉब करने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर भैया ने बताया कि वैसे भी मेरी अभी नई नई शादी हुई है और मैं अपनी पत्नी को इस शहर में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। ये बात सुनकर तो पापा चौंक गए थे। उन्होंने कहा, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली है? पापा के सवाल पर भैया हिचकिचाए और कहने लगे, जी मैंने दूसरी शादी कर ली है। माफ करना, मैंने आपको इस बारे में कोई खबर नहीं दी, मगर अभी हमारी शादी को सिर्फ 15 ही दिन हुए हैं। लड़की बहुत अच्छी और संस्कारी है, उसके साथ मेरी जिंदगी का अच्छा गुजारा हो रहा है और इसी शहर की है। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। मैंने आप लोगों को इस बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आपके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था कि मैं अपनी पहली पत्नी को डिवोर्स दे दी और दूसरी लड़की से शादी कर ली। पापा कहने लगे कि चलो अच्छा ठीक है, मगर तुम्हें एक बार हमें लड़की से तो मिलवाना चाहिए था। पापा के कहने पर भैया ने कहा, मैं उसको अमेरिका से आने के बाद आप लोगों से मिलवाने के लिए जरूर लेकर आऊंगा। वो भी आप लोगों से मिलना चाहती है, लेकिन जब तक आपको संजू को मेरे घर भेजना होगा और इस तरह से उसे भी जॉब का एक्सपीरियंस हो जाएगा और मेरी पत्नी भी घर में अकेली नहीं रहेगी। उसे भी संजू का सहारा मिल जाएगा और मैं बेफिक्र होकर अमेरिका से वापस आ सकता हूँ। भैया की शादी वाली बात पर पापा का मूड थोड़ा ऑफ तो हो गया था, मगर फिर वह हर बार भैया की बातों पर अपना सर झुका लिया करते थे। इस बार भी उन्होंने अपना सर झुका ही लिया था, मगर पापा को जब वाली बात बिल्कुल ठीक लगी थी, इसलिए उन्होंने यह फैसला किया कि मैं अब अपने भैया की पोस्ट पर जॉब करूंगा और उनके घर पर ही रहूंगा। मुझे भी इस बात से कोई इतराज नहीं था और फिर मैंने सोचा था कि इस बहाने में अपनी नई भाभी को भी देख लूंगा। अगले हफ्ते ही मैं भैया के घर पहुंच चुका था। भैया मुझे वहां देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए थे। मुझसे कहने लगे कि अब तुम्हारे आने से मुझे कोई भी फिक्र नहीं रहेगी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी भाभी से मिलवाता हूँ। दोबारा से शादी होने के बाद भैया के बिहेवियर में फिर से नमी आ गई थी, लेकिन भैया का कड़क बिहेवियर सिर्फ मम्मी पापा को ही दिखाते थे, मेरे साथ तो वह हमेशा नर्म रहे थे। भैया कहने लगे कि तुम्हारी भाभी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि जब से मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया है तब से वह तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है, वरना पहले तो वह बेचारी टेंशन के मारे बहुत परेशान थी कि वह यहाँ अकेले कैसे रहेगी। वह भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हंसने बोलने वाली है। मैं जैसे ही भैया के घर पहुंचा और भाभी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो मैं उन्हें देखकर दंग रह गया था, क्योंकि भाभी तो भैया से बहुत कम उम्र की लग रही थी। वह बिल्कुल 20-21 साल की लग रही थी और बहुत खूबसूरत थी। वह बिल्कुल किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, किसी हीरोइन के जैसी उनकी हाइट हेल्थ और उनके चेहरे पर बहुत चमक थी। उनके चेहरे की चमक देखकर तो मैं घायल हो गया था। अभी तक मेरा दिल किसी लड़की पर नहीं आया था, मगर भाभी को देखते ही मैं उनकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। उनके लंबे घने बाल जो इस समय खुले हुए थे और हवा में लहरा रहे थे, मैंने तो जैसे ही उन्हें देखा मैं तो पलक झपकना ही भूल चुका था। मैं तो अभी तक यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि इन्होंने मेरे भैया से शादी कैसे कर ली, क्योंकि मेरे भैया तो दिखने में इतने खास नहीं थे जितनी ये नई भाभी नजर आ रही थी। उनका नाम विशाखा था। चाय नाश्ता करने के बाद भैया अपने जाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि वह कल सुबह की फ्लाइट से अमेरिका के लिए निकल जाएंगे और इसके बाद उन्होंने मुझे एक फाइल पकड़ाई और कहने लगे कि इस फाइल में मेरे हिस्से का सारा काम है, तुम कर लेना और अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे फोन पर पूछ सकते हो। जो भी वक्त है मैंने तुम्हें सेंड कर दिया है, जाने के बाद तुम सारे इन्फॉर्मेशन निकाल लेना। मेरे ऑफिस में मैंने तुम्हारे बारे में सारी बात कर ली है, वहां जाने के बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आराम से अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेना। भैया की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया था। इसके बाद भैया मुझसे कहने लगे कि देखो संजू, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे भरोसे पर ही तुम्हारी भाभी को छोड़कर जा रहा हूँ, और एक बात और, तुम्हारी भाभी को भी कुछ दिनों पहले बाथरूम में फिसल जाने की वजह से चोट आ गई थी, जिसकी वजह से उसके शरीर में काफी दर्द हो रहा है। मैंने डॉक्टर को दिखाया है तो उन्होंने बताया है कि अभी कुछ महीनों तक उसके शरीर में बार बार दर्द उठता रहेगा, और जिसकी वजह से तुम्हें अपनी भाभी का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा और जब भी जरूरत पड़े तो तुम्हें उन्हें डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है। इसके अलावा तुम्हारी भाभी तुम्हें जो भी काम बताएं तो तुम वह सारे काम कर देना, क्योंकि यहाँ पर इसका तो सिर्फ तुम ही सहारा हो और कोई भी नहीं है, इतना ध्यान रखना। यहाँ तक कि तुम्हारी भाभी के मायके वाले भी यहाँ पर नहीं रहते, वह दूसरे शहर में रहते हैं, इसलिए मेरे पीछे तुम्हें अपनी भाभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। भैया की बात सुनकर मैंने भैया से कहा था कि भैया मैं भाभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, आप बेफिक्र होकर जाए, मैं उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। इसके बाद रात को भाभी ने हम लोगों के लिए बहुत टेस्टी खाना बनाया था और भैया की सारी पैकिंग भी फाइनल हो चुकी थी। अगली सुबह भैया अमेरिका जाने के लिए घर से निकल गए थे। घर में मैं और भाभी बिल्कुल ही अकेले रह गए थे।
अभी मैं और विशाखा भाभी एक दूसरे के लिए नए नए थे, इसलिए हमारे बीच बातचीत कुछ कम ही हो रही थी। मैं भी उसी दिन भैया के बताए गए पते पर उनके ऑफिस में चला गया था, जहां पर मुझे जॉब ज्वाइन करनी थी, और मैंने वहां पर जाने के बाद सारे डॉक्यूमेंट दे दिए और मैंने भैया के मुताबिक वहां के मैनेजर से भी बात कर ली थी। उन्होंने मुझे जॉब पर भैया की जगह पर रख लिया था, क्योंकि भैया पहले ही उन लोगों को मेरे बारे में बात कर चुके थे, इसलिए मुझे किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा था। और मैंने अगले दिन से ऑफिस जाना शुरू कर दिया, जहां पर मुझे कुछ लड़कों से अच्छी दोस्ती हो गई थी। ऑफिस में लड़के और लड़कियां दोनों ही साथ में काम किया करते थे। वहां के लोग मुझसे काफी इम्प्रेस हुए थे। घर आने के बाद भाभी और मैं भी अब एक दूसरे से खुलकर बातें करने लगे थे। एक दिन की बात है, जब मैं अपने कमरे में बैठा हुआ ऑफिस का कुछ काम कर रहा था कि तभी रात के टाइम भाभी ने मुझे आवाज लगाई। मैं फौरन ही भागकर किचन की तरफ गया, तो मैं तो ये देखकर दंग रह गया कि भाभी इस समय बहुत ही सुंदर लग रही थी और उन्होंने बहुत प्यारी नाइटी पहन रखी थी, जो कि अक्सर औरतें रात को सोते समय पहनती है। उसके अंदर से उनके शरीर की खूबसूरती झलक रही थी। मैंने फौरन ही भाभी को देखकर अपनी नजरों को दूसरी तरफ घुमा लिया था। भाभी कहने लगी, संजू, क्या तुम कॉफी पियोगे? मैं अभी अपने लिए कॉफी बना रही थी, तो मैंने सोचा तुमसे भी पूछ लूं। मैंने भाभी से कहा, जी भाभी, बना लीजिए, मैं भी पी लूंगा। ये कहकर मैं फौरन ही अपने कमरे में जाने लगा, तो भाभी ने मुझे रोक दिया और कहने लगी, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अभी 10 मिनट में तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ, उसके बाद हम दोनों छत पर चलकर एक साथ बैठकर कॉफी पीएंगे। छत पर अच्छी हवा चल रही है और छत पर ठंडी हवा में टहलते हुए कॉफी पीने का एक अलग ही मजा होता है। भाभी की बात सुनकर मैं थोड़ा टेंशन में आ गया था, क्योंकि उस समय मैं समझ रहा था कि मेरे मन में अजीब तरह की फीलिंग्स आ रही है, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने उन्हें बहाना बना दिया, क्योंकि मैं इस समय ऑफिस का कुछ इंपॉर्टेंट काम करने में बिजी हूँ। इतना कहकर मैंने उनकी बात सुनी भी नहीं, फिर वापस अपने कमरे में आ गया था। थोड़ी देर के बाद भाभी मेरे लिए कॉफी कमरे में ही लेकर आ गई थी, लेकिन वह जैसे ही मुझे कॉफी देने लगी तो थोड़ी सी कॉफी मेरे कपड़ों पर गिर गई, जिससे वह घबरा गई और मेरे करीब आकर उसे साफ करने लगी। पर उन्होंने जब भी ये सब कुछ किया तो वह मुझसे टच हो रही थी। इस समय मेरे मन में उनके लिए एक अजीब सी फीलिंग की लहर उठ गई। मैं फौरन ही भाभी से पीछे हट गया और मैंने उनसे कहा कि भाभी, आप फिक्र मत करिए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, आप अपने कमरे में आराम से जाकर सो जाइए। मैंने अपने आप को साफ करने के बहाने से मैं फौरन ही बाथरूम में चला गया। मैंने खुद को समझाया कि वह मेरे भैया की बीवी है, भले ही वह मेरी ही उम्र की क्यों ना हो, लेकिन भाभी तो माँ समान होती है। मुझे उनके लिए अपने मन में किसी तरह का भी कोई गलत विचार नहीं लाना चाहिए। इसके बाद ऑफिस की छुट्टी वाले दिन भाभी और मैं शॉपिंग पर गए थे, पर मैंने अपने लिए भी कुछ कपड़े ले लिए थे और भाभी ने भी। और इस दिन मुझे पता चला कि भाभी की उम्र सच में 22 साल है, क्योंकि मैंने बातों ही बातों में उनसे भैया और उनकी पहली मुलाकात के बारे में पूछ लिया, तो उन्होंने कहा कि दरअसल तुम्हारे भैया ने मेरी जान बचाई थी। एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हारे भैया मुझे अस्पताल लेकर गए और फिर वही हमारी मुलाकात हुई और धीरे धीरे वो मुलाकात प्यार में बदल गई। मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था, मैं बेसहारा थी। मैं बचपन से ही अपने चाचा चाची के घर पर रही हूँ, लेकिन वह लोग मेरे साथ बहुत ही बुरा बिहेव करते थे और जब मुझे तुम्हारे भैया का साथ मिल गया तो हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। मुझे तुम्हारे भैया ने सब कुछ बता दिया है कि उनका डिवोर्स हो चुका है, मगर मैं उन्हें पसंद करने लगी थी और वह भी मुझे पसंद करते थे, तो फिर मैंने बिल्कुल भी देर नहीं की और तुम्हारे भैया के साथ शादी करके अब मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने तुम्हारे घर वालों को हमारी शादी का इसलिए नहीं बताया था कि कहीं उन्हें बुरा न लग जाए कि उनके बेटे ने कम उम्र की लड़की से शादी की है और बिना दान दहेज की बहू घर लेकर आ गया। मैंने भाभी से कहा कि हमारी फैमिली ऐसी नहीं है, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे लोग हैं, मगर आपने बहुत अच्छा किया। मेरे बड़े भैया थोड़े कड़क मिजाज के हैं, मगर आपसे शादी करने के बाद बहुत नर्म पड़ गए। भाभी कहने लगी कि हाँ, तुम्हारे भैया तो मुझसे शादी करने के बाद काफी बदल गए, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। देखो ना, यहाँ से जा रहे थे लेकिन फिर भी उन्हें मेरी कितनी फिक्र थी कि मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हें यहाँ पर छोड़कर गए। बाकी सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन न जाने क्यों मैंने एक चीज नोटिस की थी कि जब से भैया अमेरिका गए थे तब से ही भाभी घर में नए नए कपड़े पहन कर रहती थी। वह मुझे देखने में बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती थी, क्योंकि उनके कपड़े कुछ ज्यादा ही अजीब और छोटे होते थे। फिर मुझे लगा कि हो सकता है भाभी इन सब बातों से कोई मतलब ना हो और फिर मैं उनकी नज़र में उनके छोटे भाई की तरह हूँ,
इसलिए वह इस तरह के कपड़े मेरे सामने आराम से पहन रही है और मैंने भी इस बात को इग्नोर कर दिया और अपने काम में बिजी हो गया। इधर ऑफिस में काम तेजी से हो रहा था क्योंकि बॉस का कहना था कि तुम अपने भैया की तरह ही काम कर रहे हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ। ऑफिस में मेरा एक दोस्त बन गया था जो कि बिल्कुल मेरे जैसे ही बिहेवियर का था। एक दिन मैंने उसे अपने घर पर खाने पर इनवाइट कर दिया और भाभी को उसके बारे में बता दिया ताकि वह मेरे दोस्त के लिए भी खाना बना ले। क्योंकि मेरा दोस्त प्रशांत ने मुझे कई बार होटल में पार्टी दे चुका था, मगर मैं उसे घर के खाने पर इनवाइट करना चाहता था। भाभी तो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, इसलिए मैंने उसे बेझिझक इनवाइट कर दिया, जिस पर भाभी को भी कोई आपत्ति नहीं थी। भाभी ने डिनर के लिए सारे इंतजाम कर लिए थे और प्रशांत रात को डिनर पर हमारे घर आ गया था। उस दिन के बाद धीरे धीरे मेरा दोस्त घर आने जाने लगा। उससे भी भाभी की अच्छी जान पहचान हो गई थी। भाभी हम दोनों के लिए कभी चाय नाश्ता बनाकर लाती तो कभी हम दोनों के लिए अच्छा खाना बनाकर तैयार कर लिया करती थी, जिसकी वजह से मेरा दोस्त भाभी की बहुत तारीफ करता था। कहता था कि भाभी का बिहेवियर तो बहुत अच्छा है और तुम्हारी भाभी तो कहीं से भी तुम्हारी भाभी नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे वह हमारे साथ हम लोगों की ही फ्रेंड्स है, बिल्कुल हमारे साथ अपने जैसा बिहेव करती है। बल्कि कभी कभी ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि तुम्हारी अच्छी दोस्त है। एक दिन मेरे दोस्त ने भाभी से पूछा कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। ये बात सुनकर भाभी का चेहरा उतर गया। उनके उदास चेहरे को देखकर हम पूछने लगे थे कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि उनके चाचा चाची ने मुश्किल से उन्हें इंटर तक ही पढ़ाया था। इसके बाद उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वह उनकी पढ़ाई पर वो लोग पैसे खर्च नहीं कर सकते और इसी वजह से वह न चाहते हुए भी आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाए। मैंने भाभी से कहा, लेकिन अब तो आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो आपकी कोई इतनी खास उम्र भी नहीं है, इसलिए अगर आप चाहे तो अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर सकती हो। आप चाहे तो इस बारे में मैं भैया से बात करूंगा, मेरे भैया इस सब के लिए कभी मना नहीं करेंगे। मेरे दोस्त ने भी उन्हें बताया, भाभी आप एक काम करो, हमारे शहर में बहुत अच्छे स्कूल है, आप तो वैसे भी काफी होशियार लगती हो, आप चाहो तो घर से प्राइवेट पढ़ाई कर सकती हो। मैं कहने लगा, हाँ भाभी ये ठीक कह रहा है, आपको आगे पढ़ना चाहिए क्योंकि बिना शिक्षा के तो इंसान अधूरा है। भाभी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि मैं बिल्कुल ऐसा ही करती, लेकिन अभी मुझे कुछ दिनों पहले ही चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से कई बार अचानक मेरे शरीर में दर्द उठने लगता है, इसलिए मैं अभी तो पढ़ाई नहीं कर सकती और अब तो शादी भी हो गई है तो मुझे अपना घर भी देखना होता है, फिर आगे मेरे बच्चे हो गए तो मैं पढ़ाई के साथ साथ अपने बच्चों को कैसे संभाला करूंगी। बच्चों के होते हुए पढ़ाई करना मेरे बस की बात नहीं हो सकती। उनकी यह बात सुनकर मैं और मेरे दोस्त दोनों ही सोच में पड़ गए थे। मैंने भाभी से कहा, तो फिर आप एक काम करो, आप घर में काम के लिए कोई नौकरानी रख लो, इस तरह आप अपनी शिक्षा पूरी कर सकती हो। मेरी यह बात सुनकर भाभी के चेहरे पर चमक आ गई। वह कहने लगी, अरे तुमने आइडिया तो बहुत अच्छा दिया है। और फिर हम लोगों ने फौरन ही भाभी का एडमिशन कराने के बारे में सोचा। लेकिन भाभी ने कहा, ये सब करने से पहले मैं तुम्हारे भैया की परमिशन ले लूं, इसके बाद ही मैं एडमिशन लूंगी और उसके बाद ही यह सारी बातें भी फाइनल होगी। शाम को भाभी ने भैया से पूछा तो भैया ने खुशी खुशी हाँ भी कर दी थी और भाभी आगे पढ़ाई के लिए बहुत खुश थी। कहने लगी कि मुझे पहले से ही पढ़ाई करने का बहुत शौक है। फिर वह कहने लगी, संजू मुझे घबराहट हो रही है, कितने सालों बाद में किस तरह पढ़ाई करूंगी। मैंने भाभी से कहा कि आप फिक्र मत करो भाभी, मैं सब हैंडल कर लूंगा। तो भाभी कहने लगी कि अगर मैं स्कूल जाऊंगी तो लोग वहां पर मेरा मजाक उड़ाएंगे कि इतनी उम्र में आकर मैं अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर रही हूं और प्राइवेट पढ़ाई करूंगी तो घर में बैठकर मेरी कुछ समझ ही नहीं आएगा। मुझे घर में भी तो कोई समझाने वाला होना चाहिए ना। तो मैंने कहा, बस इतनी सी बात, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑफिस से आकर मैं आपको फ्री टाइम में पढ़ा दिया करूंगा। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप बेझिझक मुझसे कुछ भी पूछ लेना। ये सुनकर भाभी बहुत खुश हो गई थी। मैंने भाभी का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवा दिया था, जहां पर उन्हें जाने की भी जरूरत नहीं थी और एक नौकरानी से बात कर ली थी, मगर वह अभी कुछ दिन बाद आने के लिए कह रही थी। मैं अब भाभी की पढ़ाई में मदद कर दिया करता था और मेरा दोस्त भी मेरे घर पर आता जाता था। हम तीनों एक साथ घूमने के लिए भी चले जाते थे, कभी डिनर पर जाते थे तो कभी किसी शॉपिंग मॉल में जाते थे। हम तीनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती होने लगी थी। कभी मम्मी पापा से भी बात होती थी तो मैं अपने उन्हें यही बताता था कि भाभी बहुत अच्छी है और मेरा ख्याल बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह रखती है, जिस पर मेरे मम्मी पापा मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाते थे।
एक रात भाभी ने अचानक ही मुझे फोन करके अपने कमरे में बुलाया। जब मैं उनके कमरे में पहुंचा तो वह मुझसे कहने लगी कि मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने उन्हें तेल दिया है जिससे उनके शरीर पर मालिश करने से सही होगा। जब भैया थे तो वह उनकी अच्छी तरह से मालिश कर दिया करते थे, लेकिन अब तो वह यहाँ पर नहीं है और भाभी का हाथ उनकी कमर तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए मैं इस तेल से उनके मालिश कर दूं। मैंने फौरन ही उनके हाथ से तेल ले लिया और उनकी मालिश करना शुरू कर दिया, लेकिन न जाने क्यों जब मैं उनकी मालिश कर रहा था तो वह तिरछी निगाह से मुझे बहुत अजीब नज़रों से देख रही थी। मैंने इसलिए फटाफट उनकी मालिश की और फिर बहाना बना दिया कि मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, इसलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर मैं फौरन ही उठकर वापस अपने कमरे में आ गया था। मैंने धीरे धीरे ये नोटिस किया था कि भाभी मुझसे अपने हर काम करवाती रहती है, जैसे कभी कभी बाहर जाना होता है तो कभी अपनी साड़ी के ब्लाउज की डोरी मुझसे बंधवाती है, तो कभी अपने गले में नेकलेस पहनने के लिए कहती है और कभी रात को अपने कमरे में बुलाकर अपनी नाइटी का हुक लगवाती रहती है। वैसे इन चीज़ों में कोई खराबी नहीं थी, क्योंकि अगर मैं वहाँ था तो उनकी मदद कर सकता था, लेकिन वह भी मुझसे जो काम करवाती इस समय वह मेरे करीब आने की भी कोशिश करती थी और मुझे अजीब तरह से देखा करती थी, जिससे मुझे बहुत अजीब घबराहट होने लगी थी और उन पर शक भी होने लगा था कि कहीं भाभी के मन में कुछ और तो नहीं चल रहा। और अब इस समय मैं अब उनसे दूरी बनाने लगा था और बहुत ही कम बात करने लगा था। वह हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं उन्हें भाभी ना कहूँ बल्कि उनका नाम लेकर बुलाया करूँ, क्योंकि वह मेरी ही उम्र की है। लेकिन मैंने मना कर दिया था कि आप मेरी भाभी हो और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं भला उनका नाम कैसे ले सकता था। एक रात की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी, तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक होने लगी। बाहर तूफान आया हुआ था और दरवाजे पर भाभी थी। भाभी मेरे कमरे में आ गई और मुझसे कहने लगी कि मैं आज रात यहीं पर सो जाऊंगी, क्योंकि बाहर बादल गरज रहे हैं और बादल गरजने की आवाज से मुझे बहुत डर लगता है और घबराहट की वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही। उनकी बात सुनकर मैं डर गया था और यही सोचने लगा कि भाभी मेरे कमरे में सोएंगी, वह भी सारी रात के लिए, तो फिर ना जाने आगे क्या होगा। मैंने भाभी से कहा कि आपको इतने बड़े होकर डर लग रहा है, आप डरो मत, मैं तो आपके बराबर वाले कमरे में ही हूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता देना, आप चाहो तो अपने कमरे में आराम से सो सकती हो। लेकिन भाभी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और वह फौरन ही मेरे बेड पर जाकर लेट गई। मैं एक तरफ खड़े होकर उन्हें देखता रहा, फिर वह मुझसे कहने लगी, अरे तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो, आओ तुम भी इधर ही लेट जाओ। उनकी ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने उनसे कहा कि अब तो मैं जाग ही गया हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ कि कुछ देर बैठकर ऑफिस का काम कर लेता हूँ। उसके बाद मैं बहाना बनाते चुपचाप अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया था और इस बात का इंतजार करने लगा कि भाभी कब गहरी नींद में सो जाएं। थोड़ी देर के बाद मुझे लगा कि वह अब सो चुकी है, तो मैं धीरे से उठकर सोफे पर लेट गया था। अगले दिन भाभी ने सुबह उठकर मुझे इस बात की शिकायत की कि मैं सोफे पर क्यों सोया हूँ और मैं क्यों उनकी वजह से इतना परेशान हुआ। वह बहुत ही ज़्यादा फिक्र जताने लगी कि संजू मेरी वजह से सारी रात ठीक से सो भी नहीं पाए। लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे अच्छे से नींद आ गई थी। अब मैंने भाभी से बातचीत करना बहुत ही कम कर दिया था, ज़्यादातर मैं अपने काम से मतलब रखता था, जिसकी वजह से वह मुझसे शिकायत करने लगी थी, संजू तुम्हें क्या हुआ है, अब तुम पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहे, देख रही हूँ आजकल तो तुम मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करते हो और ना ही मुझे कहीं घुमाने के लिए लेकर जाते हो। मैंने भाभी से कहा कि दरअसल मेरे ऑफिस में काम का लोड ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ और यही वजह है कि मैं आपके लिए समय नहीं निकाल पाऊंगा। आई एम सॉरी भाभी। ये कहकर मैं वापस अपने कमरे में आ गया था और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन इस रात एक बार फिर से अपने कमरे में भाभी ने मुझे बुलाया था और उन्होंने अपनी कमर पर मालिश करने के लिए कहा, तो मैं जैसे ही उनकी मालिश करने लगा, उसकी थोड़ी ही देर के बाद अचानक से वो उठकर बैठ गई। फिर कहने लगी कि संजू तुमने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। तो मैंने उनसे कहा कि दरअसल मुझे तरह तरह की बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, हॉर्स राइडिंग करना भी बहुत पसंद है। उन्होंने मुझसे सवाल किया तो इसलिए मैंने भी उनसे पूछा कि और आपको क्या क्या पसंद है। वह मेरी तरफ अजीब तरीके से देखकर कहने लगी कि मुझे भी हॉर्स राइडिंग करना पसंद है। मैंने उनसे कहा कि अरे वाह, आपकी पसंद तो मेरी पसंद से मिलती जुलती है। इस समय एक अजीब सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर फैल रही थी, इससे तो मेरे पूरे शरीर में ही घबराहट दौड़ गई थी। मैं पसीने में भीग चुका था, मेरे और उनके बीच एक अजीब सा सन्नाटा हो गया। वह बार बार इशारे से मुझे समझाने की कोशिश करने लगी
जिसे मैं बहुत अच्छे से समझना भी लगा था, और तभी फिर मैं अपने होश में आया और मैंने अपना आपा खो दिया। मैं उन पर जोर से चिल्लाया कि भाभी, आप मुझसे किस तरह की बातें कर रही हो। ऐसा कहने पर वह भी थोड़ा सा घबरा गई और कहने लगी, संजू, तुम शायद मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं आपको गलत समझ रहा हूँ। इतना कहकर मैं उनके कमरे से बाहर आ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाभी ने मुझे इस तरह की बात कही है और मुझे इस तरह का इशारा क्यों दिया। अब मुझे भाभी की हरकत ही कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उस दिन के बाद से तो मैंने भाभी से और भी ज्यादा बातचीत करनी बंद कर दी थी। हालांकि उन्होंने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की और मुझे बार बार यह समझाने लगी कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, जैसा तुम समझ रहे हो, पर फिर भी मैंने उनसे झूठा दिखावा कर लिया था कि ठीक है, मैंने उनकी बात मान ली है और उन्हें माफ कर दिया। एक दिन मेरी तबीयत अचानक ढीली लग रही थी और इसलिए जब मैं ऑफिस से जल्दी घर वापस लौट आया तो ये देखकर दंग रह गया कि भाभी के कमरे से मेरे दोस्त प्रशांत के हंसने की आवाज आ रही थी। प्रशांत ने तो आज ऑफिस से छुट्टी ली हुई थी। मुझे पता चला था कि आज उसे अपनी फैमिली के साथ कहीं दूर के रिश्तेदार की शादी में जाना है, इसलिए वह ऑफिस से छुट्टी कर रहा है। लेकिन वह तो यहाँ पर अकेला भाभी के साथ क्या कर रहा था। भाभी पर तो मुझे पहले से ही शक था, लेकिन अब मेरा दोस्त सुशांत भी मुझसे झूठ बोलकर यहाँ पर आ रहा है, इस बात पर तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। अभी मैं चुपचाप खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। वह दोनों मेरा ही मजाक बना रहे थे। भाभी कहने लगी कि तुम्हारा दोस्त संजू तो एक नंबर का बेवकूफ है। मैंने तो उसे ना जाने कितनी बार इशारा किया, लेकिन मुझे तो लगता है कि उसमें मर्दों वाली कोई बात ही नहीं है और इसलिए वह हर समय मुझसे छुपा छुपा घूमता है। मुझे प्रशांत की बात पर भी गुस्सा आ रहा था। वह कहने लगा, अरे अब उस संजू को छोड़ो, वह तो बड़ा ही डरपोक किस्म का इंसान है और मेरे साथ खुश रहो। और इसके बाद उन दोनों ने जो किया उसे देखकर तो मैं दंग रह गया था। जिस चीज पर सिर्फ और सिर्फ मेरे भैया का हक था, वही सब उस प्रशांत को मिल रहा था। ये सब देखकर मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं भाभी की सारी सच्चाई भैया के सामने लाकर ही रखूंगा। वह मेरे भैया को धोखा दे रही थी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता था। इसलिए मैंने ही फोन करके भैया को भाभी की एक एक हरकत के बारे में बता दिया था, जिस पर भैया पूरी तरह से भड़क गए थे और भाभी के साथ मैंने नॉर्मल रिएक्ट किया था। भैया ने 2 दिन बाद आने के लिए कहा था। 2 दिन बाद जैसे ही भैया घर आए तो उन्होंने घर आते ही भाभी को मारना पीटना शुरू कर दिया और उनसे कहने लगे कि पागल औरत, मैंने तुझे अपने भाई को इम्प्रेस करने के लिए कहा था, मगर तू तो इतनी घटिया औरत निकली कि तू उसके दोस्त के साथ ही मजे लूट रही है। भैया भाभी की बात सुनकर मैं घबरा गया था कि भैया आखिर भाभी से किस तरह की बात कर रहे थे। मैंने भैया से पूछा कि आप लोग ये क्या कह रहे हो। भैया कहने लगे, संजू, दरअसल मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत थी। मैं नामर्द हूँ और मुझे बच्चा चाहिए था और अपने ही परिवार का खून चाहिए था। मेरी पहली पत्नी भी मुझे इसलिए छोड़कर चली गई और उसने मुझे नामर्द कहकर कई लोगों के बीच बदनाम कर दिया था। इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे बेहतर मुझे अपने परिवार का वारिस पैदा करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें बहाने से यहाँ पर बुला लिया था और मैं चाहता था कि तुम मेरी पत्नी के साथ संबंध बना लो ताकि मेरी पत्नी तुम्हारे बच्चे की माँ बन सके, लेकिन इसने तो तुम्हारे दोस्त को ही पटा लिया। भाभी भैया से रोते हुए कहने लगी, मैंने तो तुम्हारे भाई को पटाने की बहुत कोशिश की, मगर यह मेरी अदाओं के जाल में कभी फंसा ही नहीं। अब मैं क्या करती, तुम्हें बच्चा चाहिए था, इसलिए मैंने इसके दोस्त को ही अपना निशाना बना लिया। भैया भाभी की बात सुनकर तो मैं दंग रह गया था। इसका मतलब ये था कि वह दोनों मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। मेरा सगा भाई मेरे साथ ऐसा कर सकता है, इस बात की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। भैया को जैसे ही लगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, भैया ने अचानक मेरे सर पर डंडा मार दिया और मैं बेहोश हो गया था। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं कमरे में मौजूद था और फिर मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे कि मैं कहीं भाग ना जाऊं। मुझे उन दोनों के बाहर से बोलने की आवाज आ रही थी। भैया भाभी से कह रहे थे, तुम्हें कुछ भी करके इससे औलाद हासिल करनी ही है। अगर यह भाग गया तो सबको सारी सच्चाई बता देगा। अब मुझे इसको घर में ही कैद करके रखना पड़ेगा। तभी भाभी कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, मैं इसे नींद की दवाई देकर इसके साथ अपना काम निकाल लूंगी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन लोगों की बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मुझे किसी भी तरह से यहाँ से भागना ही था और उनकी सच्चाई अपने माता पिता के सामने लानी थी, क्योंकि वही मुझे बचा सकते थे। मैंने खुद को खोलने की बहुत कोशिश की, मगर जैसे ही मैंने खिड़की की तरफ देखा तो खिड़की से प्रशांत कूदकर कमरे में आ गया था और उसने मुझे खोलना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था।
मगर उसने कहा कि तुम्हारी भाभी बहुत ही घटिया औरत है। मैं तुम्हारी भाभी से मिलने के लिए दरवाजे तक आया ही था कि मुझे तुम सब लोगों की बातों की आवाज आई। तब मुझे पता चला कि तुम्हारी भाभी तो बहुत चालाक औरत है और उसके साथ तुम्हारा भैया भी मिला हुआ है। तुम्हारी जान को खतरा था, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। प्रशांत की बात सुनकर मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत बढ़ गई थी, क्योंकि मैं उस दिन के बाद से उससे नफरत करने लगा था। उसने जल्दी से मुझे खोल दिया और हम दोनों वहां से बहुत दूर भाग गए थे। अब मुझे सारी सच्चाई अपने माता पिता को बतानी थी, इसलिए मैंने उनको फोन कर दिया और सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे फौरन ही घर आने के लिए कहा। मैंने अपने दोस्त को थैंक यू बोला और उससे कहा कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। मेरे पास इस समय वॉलेट भी नहीं था, इसलिए उसने मुझे घर जाने के लिए थोड़े से पैसे दे दिए। मैं जैसे ही अपने घर आया तो मेरे पेरेंट्स फैसला किया कि वो लोग भैया से सारे संबंध खत्म कर देंगे और उनसे फोन पर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ था। मेरे पापा ने कह दिया था कि वह भैया की शक्ल तक नहीं देखना चाहते और वह उनको अपनी जायदाद से भी बेदखल कर रहे हैं, क्योंकि अब उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटा है और वह है संजू। मेरे पेरेंट्स का कहना था कि तुम बचपन से ही जिद्दी और बदतमीज रहे हो, लेकिन हमें यह नहीं पता था एक दिन तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर दोगे और वह भी अपने छोटे भाई के साथ। तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? इसलिए मेरे माता पिता ने उनसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए थे। हालांकि भैया मेरे मम्मी पापा से माफी मांग रहे थे, लेकिन उनकी किसी भी बात की सुनवाई नहीं हुई थी और उन लोगों ने मुझे गले से लगा लिया था। वह भगवान का धन्यवाद कर रहे थे कि उनका बेटा सही सलामत वापस उनके पास आ गया। अब उन्होंने कहा कि हम तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देंगे। हमारा एक बेटा तू न जाने किस पर चला गया, लेकिन हम तुम्हें सीने से लगा कर रखेंगे और तुम यहीं पर रहकर नौकरी करोगे। तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपने शहर में ही नौकरी कर रहा हूँ। भैया भाभी से तो हमने कोई भी रिश्ता नहीं रखा और न ही अब वह हमारे घर आते हैं। कुछ रिश्ते इस तरह से अपने रिश्तों को खराब करने की कोशिश करते हैं, जैसे मेरे भैया ने अपनी बदनामी से बचने के लिए मेरा फायदा उठाने की कोशिश की थी। अगर वह चाहते तो अपना इलाज भी तो करवा सकते थे, मगर उन्होंने ये राज दुनिया से छुपाने के लिए अपने छोटे भाई का ही इस्तेमाल करना चाहा और यह भी नहीं सोचा कि उनकी पत्नी और मेरे बीच क्या रिश्ता है। कुछ रिश्ते इसी तरह से रिश्तों को शर्मसार कर देते हैं और ऐसे रिश्तों से हमें कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।